एक में बरी किया, जब एक में बरी हो गए तो फिर बाकी दोनों में भी यही फैसला आना चाहिए था। लेकिन सबको पता है कि साकिब निसार और उसके ग्रुप ने किस तरीके से ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसला किया, और इसमें साकिब निसार, जस्टिस खोसा और उसके साथ चंद और जजेस जिनमें से अभी भी एक आध सर्विंग में हैं, और एक अहम तरीन आदमी जो एक इदारे का सरबराह था, और फिर इमरान खान साहब इस पूरी साजिश का हिस्सा हैं, और ये वक्तन फ़वक्तन हम एक्सपोज करते रहे हैं। अब आते हैं, बात हम करते हैं कि मरियम नवाज साहिबा पे जो केस डाला गया वो क्या था। मरियम नवाज पे बेसिकली 3 केस आए थे। एक केस तो था वो कैलेबरी के जाली ट्रस्ट डीड के हवाले से, और जाली ट्रस्ट डीड के हवाले से जो कैलेबरी फोन था उसके हवाले से कहा गया था कि जी इन्होंने यूज़ किया है, और ये जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट डीड बनाई है जाली है। इसका जवाब क्लियर हो चुका है, इरफान कादिर ने भी दे दिया है, पहले भी मौजूद है, जमानत के वक्त भी थी, आर्गूमेंट्स के वक्त भी थी कि जनाब खुद रॉबर्ट जो इनके आपके जिसने ये सब क्रिएट किया था, रॉबर्ट रेडले ने, उसने खुद ये एक्सेप्ट किया था कि 2005 में ये 2006 का वाक़या है, तो 2005 में ये मौजूद था और इसे खुद भी इसने यूज़ किया था। इसलिए जब ये यूज़ किया गया है 2005 में, तो फिर ये मरियम नवाज साहिबा पर ये ऑब्जेक्शन नहीं होता है, और इसीलिए जजेस ने ये कहा कि जब रॉबर्ट रेडले का ये स्टेटमेंट मौजूद है, हालांकि कैलेबरी फोन के ऊपर सबका गवाही लेनी चाहिए थी, लेकिन वाजिद साहब ने जो उस वक्त इंचार्ज थे जीआईटी के, उन्होंने सिर्फ रॉबर्ट रेडले का लिया, लेकिन उसने भी सच बताया कि 2005 में तो उसने खुद यूज़ किया था। चुनांचे कैलेबरी फोन पे जो इल्ज़ाम था वो खुद अहम तरीन जो इनका गवाह था उसने क्लियर कर दिया था, और ये इसलिए जाली नहीं थी कि जो बहन और भाई के दरमियान ये ट्रस्ट डीड हुई थी, जो उनका अपना मसला है, उसमें दोनों जेन्युइन थे। चुनांचे ये ट्रस्ट डीड जाली नहीं थी, और अदालत ने उसी वक्त इसको जो है वो खारिज कर दिया था। इसके अलावा मरियम नवाज पे 2 और अहम चार्जेस थे, और वो चार्जेस ये थे कि एक तो ये था कि इन्होंने जुर्म में आनत की है। कहाँ, किसकी? नवाज शरीफ साहब के जुर्म में, जो असासे थे उनके फ्लैट्स के, उसकी इन्होंने जुर्म में आनत की है। चुनांचे ये भी मुजरिम है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर एक सवाल है जो आज तक नैब प्रूफ नहीं कर सकी कि आया नवाज शरीफ साहब का कोई ओनरशिप मिला उस फ्लैट से? नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। आज भी अदालत मांगती है तो वो ये कहते हैं कि जी हमारे पास ओनरशिप का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। जब ओनरशिप की कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है और जब जुर्म ही नहीं हुआ, तो जब जुर्म ही नहीं हुआ तो आनत कैसी? इसको भी क्लियर किया है आपके इरफान कादिर साहब ने, और ये हमने भी इसको अपने वीलॉग्स के जरिए सामने लेके आए थे, और अदालत के सामने ये आ चुका है, तभी इनकी जमानत भी हुई थी। दूसरा एक पॉइंट था वो ये था कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो नोन सोर्स से उन्होंने असासे बनाए हैं। एक तरफ नैब ये कहती है कि नोन सोर्स से असासे बनाए हैं, दूसरी तरफ वो ये कहती है कि जनाब ये तो इनके ये कफालत में थी नवाज शरीफ की। तो ये कानूनी बहुत अहम नुक्ता है कि एक शख्स जो कफालत में है नवाज शरीफ के, वो नून सोर्स से असासे कैसे बना सकता है। चुनांचे मरियम नवाज साहिबा पर यह केस भी खारिज होता है, ये इल्ज़ाम भी खारिज होता है। तो मरियम नवाज साहिबा का ये वाला मैटर भी कि जी ये आपके कि ये इनकी बेनिफिशियल ओनर है, ये भी अब तक नैब कोई एक डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं कर सका, बल्कि उसने तो जमानत के वक्त इकरार किया था कि नवाज शरीफ की ओनरशिप का और मरियम नवाज साहिबा के इस फ्लैट की बेनिफिशियल ओनरशिप का कोई डॉक्यूमेंट्स हमारे पास नहीं है। चुनांचे ये तीनों इल्जाम मरियम नवाज साहिबा से निकल जाते हैं। बेस होता है जिनके ऊपर मरियम नवाज साहिबा को सजा दी जाती है, 2 वो लेटर हैं जो फाइनेंशियल इदारे ने वहां से दिए थे, जिसके ऊपर अदालत ने खुद ये कहा कि जनाब ये लेटर पाकिस्तान के कानूनी शहादत के लिहाज से सिफर है, हम इसको डस्टबिन में डालते हैं। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स मौजूद हैं कि जिन फाइनेंशियल लेटर्स के ऊपर जो आपने इनको सजा दी है, ये फाइनेंशियल लेटर यूके में तो शायद इस कोई इफेक्टिव रोल अदा कर दे शायद, लेकिन पाकिस्तान में इन 2 लेटर्स के ऊपर
कोई अहमियत नहीं है कि उनका या नवाज शरीफ की ओनरशिप का। अगर नवाज शरीफ की ओनरशिप का आप नंबर दे देते हैं तो फिर मरियम नवाज साहिबा भी उस केस में इन्वॉल्व, और नवाज शरीफ का अगर आप नहीं देते हैं तो फिर मरियम का दे दें, और उनका भी नहीं देते हैं तो बज़ाहिर ये केस बनता ही नहीं है। इसके लिए नैब जो है मैं यहां पर एक बात बहुत जोर से वाज़ेह करना चाहता हूं कि नैब इरफान कादिर के आने से पहले, इस केस में इरफान कादिर के दाखिल होने से पहले जो आर्गुमेंट्स इरफान कादिर ने किए थे 2, और फिर एक रिटर्न उन्होंने सारा कुछ लिख के दिया है क्योंकि उन्होंने वक्त बचाया था, तो उस सूरत हाल में नैब इससे पहले अदालत से ये कहती थी कि जी 1 महीने के अंदर इस केस को रात दिन सुन के ख़त्म किया जाए। लेकिन जैसे ही इरफान कादिर इंडक होते हैं और वो ये तमाम कानूनी नुकात उठाते हैं जिसको हमने भी अपने वीलॉग्स में उठाए थे, उसके बाद नैब पीछे हटी और उसने कई दफ़ा अदालत से ये रुजू किया, कोशिश की कि उनको वक्त दिया जाए। ये वही नैब है, ये वही प्रोसिक्यूटर जनरल है, ये वही प्रोसिक्यूटर हैं, उनके स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं सब, जो इस केस के ऊपर मरियम नवाज को और नवाज शरीफ को सजा दिला चुके थे। चुनांचे उनके पास तो तमाम मटीरियल्स मौजूद थे, लेकिन जब इरफान कादिर इंटर होते हैं तो फिर यही प्रोसिक्यूटर जो है वो कभी स्पेशल एक प्रोसिक्यूटर को नामजद करते हैं, कभी अजहर साहब को लाते हैं वकील की सूरत में, कभी एक इम्तियाज साहब को लाते हैं जो मियाँ जर्मन जानू हैं जिन्होंने जिस तरह आके तकरीर की। इस सूरत हाल में मुसलसल वो टाइम लेते रहे और अदालत उनको टाइम देती रही, लेकिन अदालत उनसे सिर्फ एक बात कहती रही कि मुझे वो 2 लेटर नवाज शरीफ का और के ओनरशिप का और मरियम के बेनिफिशियल ओनरशिप का आप ला कर दीजिए ताकि केस आगे चले, वरना ये केस खत्म होता है। अब तक नैब जो है वो ये देने में नाकाम रही। मैं एक और चीज आपको बता देता हूं, और वो ये है कि जब मैं आपके जज एक याद मैं बता दूं कि देखिए ज्यूरिस्प्रूडेंस में प्रोसिक्यूशन जो है और डिफेंस अगर किसी फैसले में शकूक पैदा हो जाए तो याद रखिए वो शकूक प्रोसिक्यूशन को फायदा नहीं देता है ज्यूरिस्प्रूडेंस के लिए। ज्यूरिस्प्रूडेंस एक कानून है, अदालत के फैसले गलत हो सकते हैं लेकिन ज्यूरिस्प्रूडेंस कानून गलत नहीं होता है। तो चुनांचे ज्यूरिस्प्रूडेंस के मुताबिक अगर शकूक पैदा हो जाए किसी फैसले में तो उसका फायदा डिफेंस को पहुंचता है, यानी नवाज शरीफ को या मरियम नवाज को पहुंचता है, प्रोसिक्यूटर को नहीं पहुंचता है जो नैब है। क्या इस वक्त शकूक आए थे जब राना शमीम साहब ने एक एफिडेविट दिया जो अभी भी केस चल रहा है, जब जज अरशद मलिक ने एक ऑडियो लीक की थी जिसकी फॉरेंसिक ऑलरेडी हुई हुई है, जब आपके इसी साकिब निसार की ऑडियो आई हुई है कि जनाब इसमें जो है वो ये जो है वो सजाएं दी जाए इनको। इसी तरीके से जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब का वो जुडिशल काउंसिल्स को लेटर है और बार काउंसिल्स को जो उन्होंने बोला है उसमें ये बताया गया था किस तरीके से नवाज शरीफ और मरियम को सजा देने की। तो इन बुनियादों पे कहा जाता है कि इस फैसले पे शकूक आ गए हैं और ज्यूरिस्प्रूडेंस ये कहता है कि शकूक का फायदा डिफेंस को होना चाहिए, लेकिन अभी तक इस मसले को नहीं छेड़ा गया है। आइए इरफान कादिर ने आखिरी मौके पे जाते जाते जो सबसे इंपॉर्टेंट बात की थी वो मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने 4 पॉइंट्स ये दिए थे और उन 4 पॉइंट्स की बड़ी अहमियत है। 9 साइलेंट उन्होंने फीचर्स दिए थे जिनमें से उन्होंने अपने दरखास्त में 4 अहम पॉइंट्स रेस किए थे और उसके बाद उन्होंने एक डिटेल आर्गुमेंट्स करने के बजाय एक लेटर दे दिया था, जवाब दे दिया था, दाखिल कर दिया था ताकि टाइम बचाया जाए। कि 4 अहम पॉइंट्स क्या हैं कि नैब इन्वेस्टिगेशन नैब ने नहीं की, रेफरेंस बनाया, सजा के लिए दे दी गई। नैब ने क्वांटिफाइंग नहीं किया सोर्स ऑफ इनकम को, प्रॉपर्टी प्राइस डिटेक्शन नहीं हुई और दस्तावेजी सबूत यानी बेनिफिशियल ओनर और ओनरशिप के दस्तावेजात नहीं दिए। अब जो आखिरी केस है वो ये है कि इस वक्त जो है वो मरियम नवाज साहिबा के सिलसिले में नैब ने फिर 2 हफ्ते का वक्त मांगा और जनाब अमजद जो इनके वकील हैं वो इंटर हुए। मेरी अपनी राय नहीं है बल्कि कई कानूनी माहिरीन से जब ये बात की तो उन्होंने कहा कि वो जो वकील अमजद परवेज जो मरियम नवाज के वकील हैं उनकी आमद की अब ज़रूरत नहीं थी क्योंकि कोर्ट तो खुद ही कह रहा था